देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हुजूर, उन्होंने जिस तरीके से मेरे लोगों को खाना खिलाया था और उनका जगतधारी जैसा रूप, बिल्कुल जैसे मेरी अपनी ही माँ हो। हुजूर, मैं अपनी माँ का अपमान नहीं कर सकता। अरे ये कैसी दुविधा है? तुझे कौन बोल रहा है कि माँ का अपमान कर? हाँ, साहब तो बस उन 2 शैतानों को मांग रहे हैं। अच्छा तू ही बता, वो 2 शैतान उस घर में रहने के योग्य हैं? हाँ, बोल। पता है, रानी माँ तो दयावान है, वो सबको अपने जैसा अच्छा इंसान समझती है। लेकिन वो 2 शैतान हैं, शैतानों से भी बढ़कर। तू ही बता, तुझे क्या लगता है रानी माँ वहां खतरे में नहीं है? ऐसे में तू क्या करने वाला है? मेरी बात ठीक से समझ। साहब तो रानी माँ के सामने जाकर उन्हें समझा नहीं सकते ना। तू जाके उन दोनों को यहाँ लेकर आ। फसाओ, भेष बदलो। मुनीम, उससे कहो कि भेष बदल कर जाए। हाँ, तू भेष बदल कर जा। भेष बदल के जाएगा तो कोई तुझे पहचानेगा नहीं। तू वहां जा और दोनों को उठाकर यहाँ लेकर आ। तूने भी साहब का नमक खाया है ना गंगा? बोल, खाया है ना? सुनिए, आप एक बार चलिए ना। दीदी ने दरवाजा बंद कर लिया है, खोल ही नहीं रही है। मेरी बातों से गुस्सा हो गई है। क्या? तुमने भाभी को क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। दीदी ने दुर्गा को बातें सुनाई थी कि दुर्गा ने क्यों मुझसे अपनी दुख दर्द की बातें कही। मैंने सिर्फ दीदी से कहा कि दीदी, अगर आप उनका दुख नहीं समझेंगी तो फिर वो सब कौन समझेगा। दीदी ने भी कुछ समय पहले ही ये सब सहा है ना। क्या तुमने भाभी से इस तरह से बात की? तुमने दुर्गा के हालात के साथ भाभी की तुलना की? नहीं रानी, ऐसी बात कह के तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं उस तरीके से कुछ नहीं कहना चाहती थी। क्या दुर्गा इंसान नहीं है? उनके साथ तो कोई नहीं है। वो लोग अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या उनके लिए मान अपमान कुछ मायने नहीं रखता? कल जब जमींदार ने मुझे छोटे घर की बहू कहा था, तब पिताजी और किसी को भी अच्छा नहीं लगा था। और दुर्गा का दुख नहीं है, और बड़े इंसानों का दुख होता है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने किसी के साथ किसी की तुलना नहीं की है। सिर्फ यही कहा कि हर इंसान के जीवन में दुख होता है और इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। वाह वाह देवर जी, तुम्हारी पत्नी तो अच्छा ज्ञान देना सीख गई है। हाँ? तो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर बैरिस्टर बना ही सकते थे। अपना घर जलाकर दूसरों पर उपकार करना कम से कम मैं नहीं कर पाऊंगी। भाभी, विनती करता हूँ आप शांत हो जाइए। रानी ने आपको जानबूझकर कुछ नहीं कहा। आपके समझने में कोई गलती हुई है। रानी मन की साफ है, ये बात आपको तो पता है ना? पता है देवर जी, पता है। इसलिए तो उसके ताल से ताल नहीं मिला रही। मैं मूर्ख औरत होकर भी समझ रही हूँ कि गोरे साहब के विरुद्ध जाने की सोच भी नहीं सकते हम। लेकिन तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे? एक बार सोच कर देखना, ये बात अगर सबको पता चल जाए तो क्या होगा? देखो देवर जी, अपनी पत्नी को शासन करना सीखो, लगाम लगाओ। मुझे पता है, मेरे बुरे वक्त में एक वही थी जो मेरे साथ अकेली खड़ी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सारी बात
मान लूं। उसके लिए यहाँ पर कोई ससुर या सासू माँ नहीं है, मैं ही बड़ी हूँ। भाभी, मैं रानी से बात करूंगा। आपसे विनती है, आप दुखी ना हो और घर का द्वार बंद ना करें। भाभी, रानी तो आपकी छोटी बहन जैसी है, आप उसे डांटिए, गुस्सा कीजिए, लेकिन दरवाजा क्यों बंद किया आपने? मैं बहू को बोलने वाली होती ही कौन हूँ देवर जी? और मैं उससे क्या कहूँगी? और वो मेरी बात सुनेगी? वो तो राज रानी है और तुम राजा हो। छोड़िए देवर जी, ये सब बातें कहकर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। मेरे आंसू पोंछना तुम्हारा काम थोड़ी है। देखो, मेरी बात सुनो, अभी तुम जाओ और अपनी पत्नी के तरफ से क्षमा मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा। कर लोगे ना देवर जी? बाकी तुम्हारी इच्छा। वाह देवर जी, तुम्हारी पत्नी तो अच्छा ज्ञान देना सीख गई है। हाँ? तो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर बैरिस्टर बना ही सकते थे। अपना घर जलाकर दूसरों पर उपकार करना कम से कम मैं नहीं कर पाऊंगी। रानी, क्या हुआ रानी? रो क्यों रही हो? भाभी तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है, अगर वो तुम्हें दो बातें सुना भी दे तो इसमें हर्ज क्या है? रानी उठो, मैं कह रहा हूं ना, उठो उठो। देखो रानी, भाभी बहुत समय से हमारे परिवार की रीति नीति देखते आ रही है, इसलिए उनके खून में ये रीति नीति बस चुकी है। और तुमने जो किया है उससे मार्टिन साहब तो क्रोधित होंगे ही ना। रानी, वो लोग देश पे शासन कर रहे हैं और ये बात भूलने से नहीं चलेगी। वो लोग ही अभी राजा हैं। वो लोग अगर राजा है तो प्रजा की भलाई किए बिना वो लोग खेती क्यों करते हैं? ये जमीन आपकी है तो प्रजा किसकी हुई? आपकी हुई ना। ज्ञान तो तुम्हें बहुत है, तुम्हारे साथ बहस कोई नहीं कर सकता। भाभी ने तुम्हें ऐसे ही नहीं डांटा। देखो रानी, हमारे समाज में लड़की को बहस करना शोभा नहीं देता। आपने तो कहा था लड़कियों की राय कोई नहीं सुनता है, इसलिए देश में आज इतना दुख है और आप आज बाकी सब की तरह सोच रहे हैं। तुम्हारा मन एकदम तार्किक है। पिछले जन्म में लगता है तार्किक थी तुम। रानी, तुम्हें तो पता है मैं समाज के कुछ लोगों जैसा नहीं सोचता। तुम ही कभी कभार ऐसे काम कर जाती हो, मुझे सच में डर लगता है। आप भी तो कहते थे लड़कियां इतना डरती हैं, इसीलिए हमारे देश की ये दुर्दशा है। सच है, तुम्हें ये सारी बातें कहना मेरी गलती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था, सच में मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी इस बात को याद रखोगी। रानी, मैं अगर दुर्गा और महेश को कहीं और रखने की व्यवस्था करूं, तो क्या तब भी उन्हें इस घर में रहने की आवश्यकता है? ये आप क्या बोल रहे हैं? आपकी प्रजा खतरे में पड़कर आपसे शरण मांग रही है और आप उन्हें जगह नहीं देंगे। रानी, तुम्हें कैसे समझाऊं? पिताजी की जमीन मेरी नहीं है। मुझे तो लगता है वो ये सब बातें कभी भी नहीं मानेंगी। नहीं साधु बाबा, नहीं, इस घर में अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। आप दूसरी जगह जाइए। सरदार, कौन आया है? इन गोरे लोगों से लोग इतना क्यों डरते हैं? वो भगवान तो है नहीं। हरिओम हरिओम। लेकिन मैं इसी घर में शरण लेना चाहता हूँ। जबरदस्ती प्रवेश करेंगे? क्या हुआ सरदार?
देखिए ना छोटे मालिक, ये साधु बाबा एक रात रहने की इजाजत मांग रहे हैं। मैंने कहा नहीं होगा, फिर भी मान नहीं रहे। माँ, अपने इस बेटे को क्षमा करना। मैं यहाँ कोई चाल नहीं चलना चाहता, केवल मजबूर होके आया हूँ। इसी बहाने से डाकू घर के अंदर घुसते हैं। घर वालों का ध्यान नहीं है देखकर ये अपना काम निपटा लेते हैं। ये अगर सच में साधु बाबा ना हो तो? पिछली बार क्या हुआ था याद है ना छोटे मालिक आपको? साधु बाबा, क्या आप बताएंगे कहां से आए हैं? हरिओम हरिओम। हमारे आने जाने का कोई ठिकाना नहीं है बेटा। प्रभु जब जहां बेचते हैं तब वहीं चला जाता हूं। हरिओम हरिओम। आज मुझे लगा रात को मैं तुम्हारे यहां शरण लूं। आपको यहाँ शरण देकर मुझे अच्छा ही लगता है, मगर आज मेरे घर पे कुछ अतिथि आए हैं, इसलिए सरदार, साधु बाबा के लिए खाने का और जल का बंदोबस्त करो। बुरा ना मानिएगा, रात में रहने के लिए अगर जगह न कम पड़ती तो मैं आपको यहीं रुकने के लिए कहता। सुनिए जी, साधु संत को ऐसे वापस नहीं भेजते हैं। इससे गृहस्थी में अकल्याण होता है। उनके रहने की कोई कमी नहीं होगी। बाबा, आप मेरे साथ आइए। नहीं मां, नहीं। मैं तुम्हारा प्रणाम नहीं ले सकता। मेरे पापों का बोझ मत बढ़ा। मैं साधु नहीं हूं। भेष बदला है। गंगा डाकू, तुम यहां? तुम भेष बदलकर घर में घुसना चाहते थे और डाका डालना चाहते थे। सरदार सुनो, इसे घेर लो। गंगा डाकू, पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुमने मेरी पत्नी को मां कहकर पुकारा था, लेकिन आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसे अच्छे से बांधो, कहीं भागने ना पाए। सरदार, दारोगा बाबू को खबर कर दो। रुक जाइए, रुक जाइए। माँ और संतान को बात करने दीजिए। आप बाद में कोतवाली कीजिएगा। अगर ये डकैती करने आते तो अपना चेहरा क्यों दिखाते सबको? आप में से कोई भी इन्हें पहचान नहीं पाया। ये यहाँ अवश्य किसी मकसद से आए हैं। बाबा, आपके यहाँ आने का कारण क्या है? घर की बहू बात कर रही है एक डाकू से। रोज रोज क्या क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब जो हो रहा है, एक बार अगर दादी माँ को पता चल जाए ना। माँ, तुम्हारी कसम, मैं तुम्हारे घर में डकैती करने आऊंगा ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो फिर क्यों आए थे? क्या देखने? देखने नहीं छोटे मालिक, ले जाने। महेश और दुर्गा को मेरे हाथों में सौंप दो माँ।
मैं उन्हें साहिब के पास ले जाऊंगा। उन्होंने साहिब की बातों का उल्लंघन किया है, इसलिए साहिब उन्हें सजा देंगे। उन्होंने ऐसी क्या गलती की है? उन्होंने अपनी जमीन पर नील की खेती नहीं की है ना? यही उनका दोष है। साहिब का कोई अधिकार नहीं है जबरदस्ती करके उनसे नील की खेती करवाने की। मगर माँ, कोई अगर मगर नहीं। मैंने उन दोनों को शरण दी है और मैं अपने अतिथि को कभी भी खतरे में नहीं छोड़ सकती। ये पाप होगा। रानी, अभी तुम अंदर जाओ। गंगा का क्या करना है वो मैं देखता हूँ। आपको मेरी कसम, आप इनका कोई नुकसान नहीं करेंगे। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये भी किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे। रानी, तुम उसे अच्छे से नहीं जानती, फिर भी उसे बचाने की क्यों कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें आज भी नहीं समझ पाया। तुम्हारे और भाभी के लिए मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ आया हूँ। पता नहीं रानी, तुम्हारी ये करुण धारा मैं जीवन में कब तक संभाल पाऊंगा। मेरा चंदर अब कभी इस घर में वापस नहीं आएगा, है ना चाची माँ? ये तू क्या बोल रही है जुगी? चंदर जवान खून है, इस वक्त गुस्से में है, वो वापस आ जाएगा। गुस्सा नहीं चाची माँ, गुस्सा नहीं। मेरे बेटे ने इतने दिन तक अपनी माँ को एक ही नजरिए से देखा है, अभी तो उस नजरिए से नहीं देखता है वो, इसलिए मेरे बारे में बिना सोचे वो चला गया। मेरे बच्चे ने मुझे बहुत कष्ट दिया है, बहुत कष्ट दिया है। अच्छा, ये बात आप क्यों नहीं मानती हैं? हाँ, वो इस घर में सबके ऊपर गुस्सा करके चला गया। रो मत जुगी, रो मत। मैं और क्या करती बोल? मुझे तो पता है कि बड़ी बहू का कोई दोष नहीं है, मगर क्या समाज मान लेता? अभय और उसे एक घर पे तो नहीं रख सकते हैं ना। अगर कोई और दुर्घटना घट गई तो कौन संभालेगा बता? चाची माँ, जिसने गलती की है वो तो सरेआम घूम रहा है, तो फिर मेरा बेटा क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे दूर चला गया है? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें आज ही बोलूंगी। हाँ, क्या बोलेगी तू? मेरे बेटे को जैसे भी हो सम्मान के साथ उसे घर में हर हाल में वापस लाना ही पड़ेगा। ये इतना बड़ा घर, व्यवसाय सब तो उसी का है। फिर क्यों मेरा बेटा क्यों इतनी दूर रुक जा, शांत हो जा जुगी। तो कह नहीं पड़ेगी दीदी, बुरा मत मानना। मैं सोच रही थी इस परिवार में हर लड़के को एक समान देखा जाता है, मगर अब ऐसा नहीं लग रहा, अंतर आ गया है। ठीक है, मेरा अभय अगर इतना ही बड़ा अन्याय कर चुका है तो फिर उसे निर्वासन में भेजो। बड़े भैया तो तुम्हारी ही बात मानेंगे। छोटी, वो बात नहीं कही मैंने। लेकिन मगर क्या दीदी, मगर क्या?
दीदी चंदर इस परिवार में वापस आने पर अभय नहीं रह पाएगा। ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी। अरे वो जवान लड़का है, अगर उसकी नजर उस पर पड़ भी गई तो कौन सा बड़ा अपराध किया है उसने। अभी तो हर घर में ऐसा होता है दीदी। इस बात को लेकर तुम्हारे चंदन ने कुरुक्षेत्र खड़ा कर दिया। छोटी, अपने लड़के का दोष मत छुपा। इस समाज में लड़कों की गलती कभी नहीं मानते हैं, मगर तू तो माँ है, तूने ये काम कभी भी नहीं किया है। क्या बाद में उसे संभाल पाएगी? तो फिर क्या करूं, आप ही बताइए मुझे। माँ होकर लड़के का गला काटूं? बुआ जी,